नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्लास होने वाला है वो भारत का भूगोल टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। जी हाँ, कल हम लोग देखे थे टेस्ट नंबर 1। अगर पीछे वाला कल नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, या आई बटन में आपको दे दिया जाएगा और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया गया है। जितना भी क्लास हुआ है लगभग अभी 100 क्लास आपका हो गया है प्रधान शिक्षक का, जिसमें आपको करेंट अफेयर, समान अध्ययन, डीएलएड का नया बैच शुरू हुआ है 28 तारीख से, तो उसमें भी 2 यूनिट आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। ये ज्योग्राफी का हम कंप्लीट करवा देंगे 5 दिन में, उसके बाद फिर से हम तीसरा यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं और आज भी हम लोग यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और उसको पूरा यहाँ पर मानचित्र के द्वारा भी समझते हुए हम लोग चलेंगे। डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। ठीक है, 9 बजे रात में डेली क्लास होती है और ये जो नंबर है ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारा। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और यहाँ पर 351 रुपया आपको चार्ज रखा गया है। जो लोग भी इसका पीडीएफ आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, जिनको भी चाहिए, अगर वो वीडियो नहीं देख पाते हैं, समय नहीं है, तो आप पीडीएफ लेकर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करते हैं तो। जी हाँ, 351 मात्र आपको चार्ज लगेगा। इस नंबर और इस नंबर दोनों में से किसी नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। और ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, इस नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ जहाँ से आपकी तैयारी होते रहेगी। चलिए आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है आपका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आज का कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है यही है इंदिरा पॉइंट। और ये कितना डिग्री अक्षांश है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है आपका। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट इसको कहा जाता है आपको। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। और ये इसका अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा आप, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और ये कहाँ है, तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका। चलिए अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर की, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तहसील की सर्वाधिक संख्या जो है वो पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है सबसे अधिक तहसील, है ना। ये जो राज्य है यहाँ पर ही ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से जो अलग एक राज्य बना उसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो अगर पूछ लिया जाए तो 621 है यहाँ पर तहसील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। नगरों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों, आप मुंबई मत मारिएगा। ठीक है, मुंबई मत मारिएगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगर की संख्या जो है वो है तमिलनाडु में। और कितने नगर हैं, तो 721 नगर हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है वही राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। सबसे अधिक गांव की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव है, जहाँ 97,941 गांव है ना। ये संख्या घटते बढ़ते रहता है आपका। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका सबसे अधिक गांव उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि एक समुद्री मील, देखिए समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ना वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है ना। समुद्र में जो दूरी मापा जाता है वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। और एक नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील बराबर होता है
1.852 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1.852 यहाँ पर लिख लीजिएगा आपको, ठीक है। 1.852 कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि आपका ये हो गया, इधर है अरब सागर, ठीक है, तो अरब सागर में जो दूरी मापा जाएगा तो 1.852 1 किलोमीटर के बराबर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, है ना। तो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था दोस्तों, वो एनविले के द्वारा बनाया गया था 1752 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1752 ईस्वी में। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, लाइक करना जरूर ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है, बताएं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है। जी हाँ, तो वो प्रांत का नाम याद रखिएगा, सिकियांग प्रांत। जी हाँ, वो उस प्रांत का क्या नाम है, सिकियांग प्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन स्थित गेसर ब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है, तो इस पर अधिकार भारत का है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर में है गेसर ब्रूम चोटी और साल्टोरो श्रेणी, इस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ है ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है, प्लीस्टोसिन काल में हुआ था कश्मीर घाटी का निर्माण। चलिए नेक्स्ट है कि कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है। तो कायांतरित चट्टानों का जो क्रम है ये आर्कियन समूह के शैलों को कहा जाता है ना, आर्कियन समूह के शैलों को। चट्टान देखिए 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, है ना। सबसे लास्ट में जो चट्टान बनता है वो कायांतरित चट्टान है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा है। जी हाँ, पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक जो हिमनद है प्लीस्टोसिन हिमनद है वो आपका, ठीक है, प्लीस्टोसिन हिमनद। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी। देखिए प्रथम ज्वालामुखी क्रिया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये किस युग में पूछ रहा है दोस्तों, किस युग में हुई थी, तो वो था धारवाड़ युग, है ना। किस युग में हुआ था, धारवाड़ युग। ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती है दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है आपका। एक तो होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक होता है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक होता है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। एक होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहेंगे, तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, है ना। प्रायद्वीप किसको कहा जाता है कि 3 ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को ही प्रायद्वीप कहते हैं। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर, तो इस क्षेत्र, इस घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। और प्रायद्वीपीय जो भाग है इसमें दरारों और भ्रंशों का जो निर्माण हुआ था ये किस युग में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हुआ था गोंडवाना युग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के रूर प्रदेश, जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं दोस्तों। रूर प्रदेश यानी कि कोयला वाला क्षेत्र को कहा जाता है ना, रूर प्रदेश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार, ठीक है ना। जैसे कि जर्मनी का रूर प्रदेश तो राइन नदी घाटी, है ना। जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो राइन नदी घाटी है, क्योंकि राइन नदी में जो है ना वहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो हैरी हैस के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए जो ये सवाल है ना इसमें थोड़ा सा कुछ लगता है छूट गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला सवाल है आपका कि भूगर्भीय दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है। देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये मैंने कल भी बता चुका था इसके बारे में। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी ये थी तो इसके ऊपर वाला जो भाग था ना इसको कहा जाता था अंगारा लैंड, हाँ ऊपर वाले भाग को क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये जो भाग था इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। और बीच में जो था दोस्तों, बीच में क्या था, तो बीच में था आपका टेथिज सागर, ठीक है। बीच में क्या था,
टेथिस सागर था आपका बीच में, और जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर था। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ था, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि भारतीय जो उपमहाद्वीप है ना, भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए तो ये तो जैसे भारत हो गया आपका, तो ये वाला जो भाग हो गया ना, तो ये तो हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये वाला हो गया आपका हिमालय। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है ना, यहीं पर था आपका क्या, टेथिस सागर था। तो यही हो जाएगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलन स्थान कहाँ था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ही था आपका। नेक्स्ट है कि देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी दोस्तों। तो देश की वर्तमान जो स्थलाकृति सुनिश्चित हुई थी वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ वर्ड जो है ये आपको याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। तो वर्तमान स्थलाकृति का जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ है, क्योंकि जो ये स्थलाकृति है ना हर एक देश का वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं बदल रहा है, इसको बदलने में लाखों करोड़ों वर्ष लग रहा है। आज हमारा जो भारत का जो आकार है वो आज से 1 लाख वर्ष बाद, 1 करोड़ वर्ष बाद इसका आकार कुछ चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ ना, जो आपका अफ्रीका महादेश दिख रहा है ना, जो अफ्रीका महादेश दिख रहा है वो अफ्रीका महादेश बीच से टूट रहा है आपका, है ना। तो ये मतलब कि हमेशा प्राकृतिक नेचर की वजह से ये धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, कोई एक दूसरे में जाकर के जुड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत आगे विस्तार से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दिहांग लोहित आप नाम सुने होंगे, तो दिहांग एक हिमालय का ही एक भाग है। दिहांग एक नदी भी है वो आपको असम में, है ना। तो ये कह रहा है कि हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये शिवालिक क्रम का, है ना, ये शिवालिक श्रेणी जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है आपका। हिमालय के बारे में आपको बताए थे कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं महान हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय और नीचे वाले को शिवालिक हिमालय। तो यही हिमालय कहाँ चल गया है, असम में चल गया है सबसे नीचे वाले, और ये है आपका दिहांग सीरीज के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रांगा किस समूह के शैलों से प्राप्त होता है। देखिए राजस्थान जो है ना दोस्तों, ये आपको तांबा के लिए फेमस है ना, राजस्थान जो है तांबा के लिए फेमस है और कोबाल्ट के लिए फेमस है, रांगा के लिए फेमस है। और ये किस शैल में पाया जाता है, तो ये कुड़प्पा करम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कुड़प्पा करम की चट्टान। नेक्स्ट है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। बताइए, दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है ये बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का जो पठार है ये कहाँ है, दक्कन का जो पठार है ये आपको महाराष्ट्र में है ना। दक्कन का पठार कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो किस चट्टान से हुआ है, तो ये बेसाल्टिक चट्टान से निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया की वजह से हुआ है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है। दोस्तों, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है ना, जो थार का रेगिस्तान है, ये भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही ये विस्तार है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है कि मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है। देखिए मालाबार तट कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालाबार तट है कहाँ। तो ये राज्य आपको दिख रहा है केरल, तो केरल के जो तट है ना इसी को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। और ये विशेष यहाँ पर स्थलाकृति पाई जाती है, कयाल स्थलाकृति। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2। जी हाँ, भारत की अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा K2, है ना, जिसको काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये काराकोरम, मैंने अभी आपको बता दिया। तो K2 जो है ना, ये आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और काराकोरम की ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका K2 है। इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा, कितनी है ऊंचाई, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी, अगर एग्जाम में पूछा जाए एक क्वेश्चन घुमा करके कि भारत में, है ना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा।
सभी लोग कमेंट करके बताइए अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है। बताइए किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान किया गया है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही प्रदान किया गया है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये कहाँ है? तो ये आपको सिक्किम में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको सिक्किम में। ठीक है, भारत में हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखता हूं मैं। हाँ, कह रहा है कि लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर। बताइए लद्दाख श्रृंखला का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है इसका नाम है राकापोसी पर्वत श्रृंखला, है ना। राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत आता है आपका, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये निकलती कहाँ से है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती कहाँ से है? तो चलिए इसका थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये रहा आपको काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर, सॉरी ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से निकलने के बाद ये पूरब की ओर बहती है, और ये जो क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में आता है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। ये आपको सॉरी लद्दाख नहीं तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है, लद्दाख नहीं तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है, और ये पूरब की ओर बहता है। पूरब की ओर बहते बहते इस नदी में एक नदी आकर मतलब कि इस क्षेत्र में इस नदी को क्या कहते हैं? तो सांगपो कहा जाता है ना। तिब्बत में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जाता है, और यहाँ से यू टर्न लेकर के इंडिया में ये प्रवेश करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में जाता है, और इधर से आती है गंगा नदी, और गंगा नदी आकर के इसमें मिल जाती है, और ये जो दोनों नदी आगे बढ़ती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है आपका। ठीक है, तो ये कहानी है आपका इसमें। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। अगला है कि गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है। दोस्तों देखिए गंगोत्री हिमनद के बारे में पूछ रहा है, ये किस हिमालय में है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है गंगोत्री हिमनद आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, है ना। सभी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त कैसे किया जाएगा आपको बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि नाथुला एवं जयलेपला, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला और जयलेपला जो दर्रा है, दर्रा किसको कहते हैं? तो दर्रा मतलब रास्ता, है ना। तो जैसे कि मान लिया एक पहाड़ी है एक दूसरा पहाड़ी है, दोनों के बीच में क्या है? रास्ता है, तो इसी को क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। और ये किस प्रदेश में स्थित है ना? नाथुला जलेपला दर्रा किस प्रदेश में है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। चुम्बी घाटी, जी हाँ चुम्बी घाटी दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? बताइए चुम्बी घाटी कहाँ है? तो चुम्बी घाटी हो जाएगा आपका आंसर नंबर सिक्किम में। ये भी कहाँ है? तो सिक्किम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? डल झील कहाँ है? तो डल झील भी तो जम्मू कश्मीर में है ना। तो कश्मीर घाटी और डल झील जो है ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है आपका। ठीक है, बृहद हिमालय यानी कि बृहद हिमालय को ही कह सकते हैं महान हिमालय, है ना। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब देखिए पताल तोड़ कुआं क्या होता है? पताल तोड़ कुआं मतलब ऐसा कुआं ना जिसके कुआं से मतलब स्वतः पानी निकलते रहता है आपका। ठीक है, तो ये पाया जाता है तराई वाले क्षेत्र में। देखिए तराई क्षेत्र किसको कहेंगे, है ना। तराई क्षेत्र किसको कहेंगे? तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये है आपका पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत। यहाँ से नदियाँ निकल रही है, नदियाँ निकलते निकलते क्या यहाँ तो काफ़ी तीव्र धारा होगा, और यहाँ पर अपने पत्थर कंकड़ पत्थर पेड़ पौधा मिट्टी सब दहा करके लाएगा आपको, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर पूरा ला करके बिछा देगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पर इसी को क्षेत्र कहते हैं तराई क्षेत्र, और यहाँ से फिर नदियाँ ये आगे बढ़ती है। तो यहीं पर पाया जाता है पताल तोड़ कुआं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? करेवा, करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कश्मीर घाटी, है ना। करेवा आखिर होता क्या है? करेवा होता क्या है? तो करेवा जो है ना
मतलब कि कश्मीर घाटी में ये है इसलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में हिम नदियाँ बहती है। और हिम नदी मतलब हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ। तो बर्फ़ की जब नदियाँ बहेगी तो क्या होगा, अपने साथ मिट्टी है लेकर के वो चलेगी, है ना, मिट्टी वाला वगैरह लेकर के चलेगी। तो ये जो जहाँ लेकर के चलेगी तो क्या करते चलेगी, धीरे धीरे निक्षेप करते हुए चलेगी, यानी कि जमा करते हुए चलेगी। ठीक है, नदी अपने पास चलती है तो बहुत सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर लेते हुए चलती है, और रास्ते में क्या करती है, इसको निक्षेप करते हुए चलती है, यानी कि इसको बिछाते हुए चलती है। तो इसी को कहते हैं करेवा आपको। और ये जो मतलब कि ये जो मिट्टी बिछाते हुए चलेगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। ये जो मिट्टी बिछाते हुए चलेगी इसी में मतलब वहाँ पर खेती किया जाता है दोस्तों, है ना। केसर की खेती, जाफरान की खेती की जाती है इसी करेवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर दे दिया कि केसर यानी कि जाफरान की खेती किस पर किया जाता है, तो ये करेवा पर ही किया जाता है। तो समझ गए करेवा क्या होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है। बहुत आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे, है ना। तो वैष्णो देवी जो मंदिर है, अमरनाथ गुफा है, चरार ए शरीफ है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका। ठीक है, कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एक बार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 9 बजे रात में आपका लाइव क्लास चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि काली नदी किसकी सहायक नदी है। काली नदी, नाम ही एकदम काली। तो ये जो नदी है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है ना। काली नदी किसकी सहायक है, तो घाघरा नदी की। सहायक नदी मतलब सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नाम सुने होंगे आप लोग, घूमने भी गए होंगे, है ना। तो फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये कुमायूं हिमालय में है आपका। कहाँ है, कुमायूं हिमालय में है फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लैश एवं वर्ण कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश एवं वर्ण कृषि, इसी को कहा जाता है हिंदी में कर्तन एवं दहन कृषि, है ना। कर्तन, स्लैश मतलब कर्तन और वर्ण मतलब दहन, है ना। कर्तन एवं दहन कृषि कि किस खेती पद्धति की उपमा है, यानी कि किस खेती पद्धति को कहते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। यानी कि ये जो कृषि में क्या होता है ना, और ये भारत में कहाँ पर किया जाता है, तो खास करके आपका मेघालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, खास करके मेघालय, असम वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि होती है। यहाँ पर के जो आदिवासी लोग होते हैं वो पहले क्या करते हैं, जो जंगल होता है ना उसको काटते हैं, काट करके क्या करते हैं, जलाते हैं, यानी कि कर्तन एवं दहन करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो राख बचता है उससे वो मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं, और लगभग 3-4 साल 5 साल वहाँ पर खेती करने के बाद जब वो खेत फिर बंजर हो जाता है तो वो खेत छोड़ करके फिर दूसरे जगह जा करके वही कार्य वो करते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थान बदल बदल कर कृषि करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लोकटक झील। लोकटक झील किस घाटी में है दोस्तों, तो ये है मणिपुर घाटी में। कहाँ है, मणिपुर घाटी में है लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है, तो मोलेसिस बेसिन जो है ये मिजोरम में है। मोलेसिस बेसिन कहाँ है, तो मिजोरम में है आपका मोलेसिस बेसिन। अगला प्रश्न है कि हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। हिमालय का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ससाइमी ग्लेशियर है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर तथा काठमांडू, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा था। हिमालय का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर होना चाहिए है। ठीक है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर होना चाहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी कह रहा है किस भाग में है, तो ये मध्य तथा महान हिमालय। अभी आपको बताए थे कि जो हिमालय है ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है आपका, मध्य, महान हिमालय और बीच वाला है मध्य हिमालय। तो यहीं पर है कश्मीर और काठमांडू घाटी दोस्तों, इसके बीच में आपका। ठीक है, चलिए मध्य तथा महान हिमालय। नेक्स्ट है कि हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार। देखिए अभी आपको बताए कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, है ना। महान हिमालय, मध्य हिमालय, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो कह रहा है कि हिमालय की दक्षिणतम यानी कि सबसे दक्षिण वाला जो श्रेणी है इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, और ये सबसे नवीनतम विस्तार है, मतलब कि इसका सबसे बाद में विस्तार हुआ है, यानी कि सबसे नया है ये आपका। ठीक है, इसी को पाद हिमालय भी कहा जाता है आपका, इसी को पाद हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, पर्वतपदीय हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में है। ये भी घास का मैदान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुग्याल जो घास के मैदान है दोस्तों, ये उत्तराखंड में, कई बार एग्जाम में आया है बुग्याल घास के मैदान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था। देखिए हिमालय का वर्गीकरण तो एक तो मतलब कि इसको जो 3 भाग में बांटा गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये बांटा गया है। एक बांटा गया है दोस्तों नदी घाटी के आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। तो नदी घाटी के आधार पर जो बांटा गया है ये सिडनी बुराई के द्वारा बांटा गया है आपको, ठीक है, याद रखिएगा सिडनी बुराई। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा, बताइए श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या नाम है? बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा है कहाँ दोस्तों? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, है ना। जोजिला और बुर्जिल दोनों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है आपका। नेक्स्ट है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बताइए। जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा में, है ना। जवाहर सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट, जितना सवाल है ना ये हमेशा कभी न कभी एग्जाम में हमेशा बार बार आते रहता है और इसीलिए इसको आप लोग को करवाया जा रहा है भारत के भूगोल के अंतर्गत। आज ये दूसरा क्लास है ना। इसके पहले आपको एक क्लास करवाया गया था और आगे 3 क्लास और करवाया जाएगा जिसमें भारत का भूगोल लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि उप हिमालय तथा बाह्य हिमालय किसकी संज्ञा है। देखिए अभी आपको बताया कि जो हिमालय है इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर महान, फिर मध्य, फिर शिवालिक। शिवालिक हिमालय को ही दोस्तों उप हिमालय भी कहते हैं और इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य मतलब कि बाहरी हिमालय या फिर इसी को उप हिमालय कहते हैं शिवालिक हिमालय को। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधर पूर्व में किस नाम से जाना जाता है आपका। तो मध्य हिमालय की जो दक्षिणतम श्रेणी है इसको नाम है धौलाधर, है ना। तो इसको पूर्व में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है ये आपका, ठीक है, महाभारत श्रेणी। नेक्स्ट है कि सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं, बताइए। सुलेमान तथा किरधर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है। देखिए भारत और म्यांमार, है ना। तो भारत और म्यांमार कौन सा भारत है? तो ये 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको और भी बना देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए ये रहा आपका म्यांमार, है ना। इधर क्या है? इधर म्यांमार है ना। इधर क्या है? म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार कह रहा था, यानी कि ये वाला जो सीमा है दोस्तों, है ना, भारत और म्यांमार का ये निर्धारण जो करता है ये अराकान योमा, है ना। अराकान योमा पर्वत है और यही दोनों के बीच निर्धारण करता है सीमा का आपका, ठीक है। अराकान योमा पर्वत, है ना, भारत और म्यांमार के सीमा रेखा का निर्धारण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियाँ, जी हाँ, कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियाँ किस प्रदेश में है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियाँ। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि केटू, है ना, या फिर इसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, कहाँ स्थित है? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। अच्छा हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर, जो ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा भारत का, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, है ना, तो यहीं पर है आपका केटू, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र में है आपका केटू, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? सिंधु नदी की घाटी, है ना, सिंधु नदी जो है ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच है ना, जास्कर और लद्दाख। चलिए ये याद रखिएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है आपका। अगला प्रश्न है कि कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कच्छ, देखिए कच्छ जो ये प्रायद्वीप है ये कहाँ पड़ेगा? तो ये आपको गुजरात वाला क्षेत्र में है। यहाँ पर यह आपको कच्छ वाला क्षेत्र। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे पर्वत शिखर है, इसको कहते हैं गिरनार, है ना। क्या कहेंगे? गिरनार पर्वत शिखर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गिरनार, इसकी जो ऊंचाई है 1117 मीटर इसकी ऊंचाई है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गॉर्ज द्वारा विच्छेदित किया है? देखिए हिमालय की तीनों श्रेणी यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों को क्या किया है? ये विच्छेदित किया है, मतलब कि काटा है, यानी कि तीनों मतलब श्रेणियों से होकर के बही है, वो है शिवकिला गॉर्ज, है ना। शिवकिला जो गॉर्ज है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा शिवकिला गॉर्ज। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र से।
चलिए बताइए कि पश्चिमी हिमालय में जो वर्षा होता है वो कैसे होता है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा होता है ठंडे के दिनों में होता है। इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पर वर्षा कैसे होता है। जाड़े के दिनों में देखते होंगे ना, कभी कभी बिहार में भी थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। पछुआ विक्षोभ लिखा है, इसी को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है ना। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है दोस्तों, ये हवाएं इधर से आती है आपका, ठीक है, इधर से आती है। कहाँ से उठती है ये हवाएं, तो भूमध्य सागर से उठती है। कहाँ से, भूमध्य सागर कहाँ है, तो भूमध्य सागर जो है ये आपको यूरोप और अफ्रीका और एशिया के बीच में है आपका भूमध्य सागर आपका। और यहीं से ये हवाएं ठंडे के दिनों में उठती है और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी से पार करते हुए ये हिमालय से टकराती है दोस्तों। और ये दो भाग में बट जाती है, एक तो चाइना में चली जाती है और एक भारत में आ जाती है आपको। तो पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में इससे वर्षा होता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है जाड़े के दिनों में ये वर्षा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है आपका। देखिए जम्मू श्रीनगर जो मार्ग है ये बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि सेवराय की पहाड़ियाँ। देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेवराय के बारे में कई बार आया है आपका। तो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये पड़ता है आपको कहाँ, तो ये है आपको तमिलनाडु राज्य। ये फिगर पे देख रहे हैं आप, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। टेस्ट नंबर 2 आपका हो गया भारत का भूगोल से। आज काफ़ी अति महत्वपूर्ण 50+ आपको यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखे और उसका पूरा डिटेल भी देखे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 60-65 प्रश्न देखिए, जिसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन और भी अतिरिक्त आपको बता दिया गया। टेस्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है और कल हम लोग देखेंगे टेस्ट 3 आपका, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 28 जुलाई से ही न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जहाँ डीएलएड का क्लास स्टार्ट हुआ है। 2 यूनिट आपका डीएलएड में कंप्लीट करवा दिया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। और जो लोग अभी नए जुड़ते हैं तो उनको भी आपको सभी वीडियो मिल जाएगा पीछे वाला, है ना। और आगे जो क्लास होगा वो भी आपको डेली 9 बजे से लाइव क्लास मिलेगा आपको। 351 इसमें मात्र आपको चार्ज रखा गया है। तो इस दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप 351 पेमेंट करके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर आप हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पर भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, वहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का कोई भी चार्ज नहीं है। आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन होना चाहिए और उसके में जाकर के कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा, मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपको बता दिया गया दोस्तों किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और डेली 9 बजे रात में आपकी क्लास होती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।